था करीब 1:45 का। एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से 2 लोग उतरते हैं। उनमें से एक एक्स काउंसलर, पूर्व पार्षद, जिनका नाम सवाई सिंह, और उसके साथ उनका एक दोस्त। सवाई सिंह के बेटे की शादी अभी 15 जनवरी को होनी थी और वो अपने बेटे की शादी की जगह जगह कार्ड बांट रहे थे। इसी कार्ड बांटने के दौरान वो लौट रहे थे और थोड़ा खाना खाने के लिए दोपहर का इस रिजॉर्ट में रुके थे। अभी वो रिजॉर्ट में कार से उतरे ही थे कि तभी अचानक 3 लोग कार के करीब जाते हैं और बेहद नज़दीक से सवाई सिंह को गोली मारते हैं। सवाई सिंह के साथ साथ उनके दोस्त को भी गोली लगती है। सवाई सिंह के सर में गोली लगी। गोली मारने के बाद उनमें से 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग जाता है, लेकिन तीसरा भागता नहीं, वहीं खड़ा रहता है। और भागने की बजाय अब तब तक कुछ लोग घबराए हुए, डरे हुए पास आते हैं, तो एक लाइन बोलता है और उसके बाद वो वापस जाने लगता है, लेकिन फिर भीड़ खैर उसे पकड़ लेती है। तो 2 हमलावर भाग गए, लेकिन वो वहीं मौके पर है और गोली मारने के बाद वो कहता है, मैंने अपने बाप की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद लोग उसे पकड़ते हैं, बाद में पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब सवाल ये था कि ऐसा कौन सा ये केस था, ऐसा कौन सा मामला था और ये कौन था जो एक एक्स काउंसलर को गोली मारता है और भागने की बजाय वहाँ खड़ा होता है और ज़ोर से चीखता है और चीख कर कहता है कि आज मैंने अपने बाप की मौत का बदला ले लिया। पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद पूछताछ होती है। जब सब कुछ पूछताछ होती है तो फिर कहानी 30 साल पहले चली जाती है। वही अप्रैल मई का महीना था, 1992 का साल था, यानी अब से करीब 30-31 साल पहले। अजमेर के नामी गिरामी स्कूल में एक ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था, जिसकी कहानी मैंने आपको इसी क्राइम तक की कहानी में सुनाई है, देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के तौर पर। कुछ लोग थे जो वहाँ की लड़कियों को बहला फुसला कर एक रिजॉर्ट या फार्म हाउस में ले जाते, फिर वहाँ पहले दोस्ती करते, फिर उसके बाद उसकी अश्लील तस्वीरें उतारते, फिर उसे ब्लैकमेल करते, फिर उसके ज़रिए दूसरी लड़कियों को बुलाते, फिर उसकी तस्वीर उतारते, फिर उसको भी ब्लैकमेल करते और उसके ज़रिए उसकी दोस्त को बुलाते, और कहते हैं कि ऐसी सैकड़ों लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया। उस ज़माने में 1992 में टेक्नोलॉजी उतनी तरक्की नहीं की थी, तो जो फ़ोटो खींचते थे वो सब डेवलप हुआ करता था। रील आया करती थी नेगेटिव, फिर वो धुलती थी। तो अजमेर की एक स्टूडियो में ये तमाम नेगेटिव को इसकी धुलाई होती थी और वहाँ से फिर प्रिंट निकलता था। बट उस स्टूडियो के एक कर्मचारी ने कुछ फ़ोटो अपने पास रख लिए और ये फ़ोटो फिर होते हुए वहाँ के 1-2 जर्नलिस्ट तक पहुँच गई थी। और उन जर्नलिस्ट के पास जाने के बाद ऐसे एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था मदन सिंह। मदन सिंह वहाँ अपना एक न्यूज़पेपर चलाया करते थे जिसका नाम था लहरों की बरखा। तो ये अजमेर से निकलने वाला एक न्यूज़पेपर था और उस स्टूडियो के ज़रिए कुछ तस्वीरें इनके हाथ में भी आ गई। धीरे धीरे खबर आई। अब ये पता चला कि अजमेर की एक नामी स्कूल की लड़कियों को इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है और एक अजमेर सेक्स स्कैंडल के तौर पर यह सुर्खियों में आया। बहुत सारी लड़कियों ने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को पकड़ा गया, हुआ कुछ नहीं। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कहते हैं कि लोग अजमेर में अपने बेटों की शादी भी तय करने से डरते थे कि पता नहीं कहीं उन लिस्ट में जो लड़कियां ब्लैकमेल हुई वो लड़की तो शामिल नहीं है जिसके यहाँ वो शादी करने जा रहे हैं। तो ये उस वक्त इसका असर था। तो खैर ये जब मामला आया अप्रैल मई 1992 में, तो मदन सिंह ने अपने अखबार में ये खबर छापनी शुरू की। उन्होंने इस सेक्स स्कैंडल के ऊपर पूरे करीब 76 एपिसोड या सीरीज निकाली अखबार में। और 76वां जो एपिसोड था उनका उस न्यूज़पेपर में, जो इस सेक्स स्कैंडल के बारे में इसमें पुलिस प्रशासन नेताओं की पोल खोल रहे थे, इसके बाद उन्होंने एक ऐलान किया कि अब उनका एक 77वां एपिसोड या सीरीज़ आएगी जिसमें वो कुछ और खुलासे करेंगे, कुछ और नामों का खुलासा करेंगे। और वो तब उन्होंने ये भी कहा था कि और उस दिन से उनका अखबार अब कलर में आएगा। अभी तक ब्लैक एंड वाइट न्यूज़पेपर था, अब कलर में प्रिंट होगा। 4 सितंबर 1992, 4 सितंबर 1992, मदन सिंह ने अपने अखबार में 76
76वीं सीरीज अजमेर सेक्स स्कैंडल की कहानी की लिखी थी। 77वीं का उन्होंने ऐलान कर दिया उसी 76वीं अपनी स्टोरी में कि अगला जो पार्ट आएगा उसमें इससे जुड़े हुए कुछ और खुलासे होंगे, कुछ नाम होंगे, कुछ सफ़ेद पोश, कुछ वर्दीधारी, इन सब का खुलासा होगा और ये अखबार जो है वो कलर में प्रिंट होगा। 76वीं सीरीज़ निकल गई, सुबह अखबार में आ गई, शहर के लोगों ने पढ़ा, फिर हंगामा हुआ। इसके बाद उसी दिन यानी 4 सितंबर 1992 की रात को मदन सिंह अपने घर से स्कूटर में बैठे और किसी से मिलने गए और फिर वापसी में पेट्रोल पंप गए, पेट्रोल भरवाया और वापस आ रहे थे। जब वो वापस आ रहे थे तभी अचानक रास्ते में कार में सवार कुछ लोगों ने उनका स्कूटर रोका और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए मदन सिंह वहीं पास सड़क किनारे एक नाले में कूद पड़े। गोली उन्हें फिर भी लग चुकी थी। इसके बाद हमलावर वहाँ से भाग गए। बाद में मदन सिंह को कुछ लोगों ने मदद की और फिर उन्हें जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब वो वहाँ अस्पताल में एडमिट है। ये बात 4 सितंबर की थी। एक हफ्ता बीत जाता है, वो अस्पताल में एडमिट है। 11 सितंबर 1992 मदन सिंह अभी भी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एडमिट है और उस वक्त उनकी देखभाल के लिए वहाँ उनकी माँ, जिनका नाम घिसी कंवर है, वो मौजूद थी उनके कमरे में। रात का वक्त था। जिस कमरे में एडमिट थे मदन सिंह, अचानक वहाँ कुछ हमलावर दाखिल होते हैं और बेड पर लेटे हुए घायल मदन सिंह पर दोबारा गोलियों से हमला किया जाता है। 5 गोली मारी जाती है मदन सिंह को। मदन सिंह की मौत हो जाती है। हमलावर भाग जाते हैं। माँ एक कोने में थी। सब कुछ उन्होंने आंखों से देखा। वो इस केस की इकलौती चश्मदीद यानी आई विटनेस थी। मदन सिंह को 1 हफ्ते के अंदर दोबारा उन पर जानलेवा हमला हुआ। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 3 दिन के बाद यानी कि 14 सितंबर को मदन सिंह को बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने इस हमले के बाद और मौत के बाद अब मामला दर्ज किया। माँ चूँकि चश्मदीद थी, उनका बयान लिया गया। माँ ने नाम लिए कुछ हमलावरों के। उनमें से एक थे उस वक्त के विधायक, जिनका नाम था डॉक्टर राजकुमार जयपाल। एक थे एक्स काउंसलर, पूर्व पार्षद सवाई सिंह, एक नरेंद्र सिंह और इसके अलावा भी कुछ नाम थे। तो एक माँ जो अपने बेटे के कत्ल की चश्मदीद थी, उसने बयान दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, इन लोगों को पकड़ा। लेकिन केस की तफ्तीश जैसे की जानी चाहिए थी वैसे की नहीं। इधर मदन सिंह के बारे में यह था कि हर एक कोई जानता था, क्योंकि वो अखबार में लगातार इस सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हुई सच्चाई को उजागर कर रहे थे। तो इन लोगों को पकड़ा। पुलिस ने कुछ ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं, क्योंकि सारे बड़े लोग थे। और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि एक एक कर सभी आरोपी, मदन सिंह के कत्ल के जो गुनहगार आरोपी थे उस वक्त, उन सबको अदालत से जमानत मिल गई। सारे कातिल आज़ाद। जब ये कत्ल हुआ मदन सिंह का, तब उनके 2 बेटे थे। एक 8 साल का धर्म प्रताप और दूसरा 7 साल का सूर्य प्रताप। इन दोनों की दादी ने अपनी आंखों से अपने बेटे का कत्ल होते हुए देखा था और 7 और 8 साल की उम्र का उनका ये 2 पोता था। दादी ने सारे बयान भी दिए, पुलिस में मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने उस हिसाब से कार्रवाई की नहीं जैसे करनी चाहिए थी। धीरे धीरे वक्त बीता, जमानत से वो बाहर, जमानत पर संभाले। इधर दोनों बेटे को दादी लगातार अपने बेटे के कत्ल की कहानी सुनाती थी कि वो हॉस्पिटल में थी, कैसे हमलावर आए, इससे पहले कैसे सड़क किनारे गोली मारी गई, और वो फिर भी आज़ाद है, बाहर है। एक बड़ी खबर, एक अजमेर सेक्स स्कैंडल को उजागर करने का नतीजा तुम्हारे बाप को ये मिला कि उसकी जान चली गई। ये बात दोनों की दादी अक्सर उसे सुनाती हैं और कहती कि तुझे अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहिए, अगर कानून इंसाफ नहीं करे तो। धीरे धीरे वक्त बीता। इस दौरान में मामला फिर कोर्ट में गया। कोर्ट में भी कोई सबूत और ये सारी चीज़ें ठीक से पुलिस पेश नहीं कर पाई। तो मदन सिंह के परिवार ने हाई कोर्ट में अपील की कि गुनहगार सब जमानत पर हैं, कार्रवाई की जाए। तब हाई कोर्ट ने दखल दिया और सेशन कोर्ट के जज को कहा कि आप इस पूरे मामले को रिक्रिएट करें। जिस हॉस्पिटल में गोली मारी गई वहाँ आप जाइए खुद और देखिए
कि मदन सिंह की मां का बयान और जो भी सारा कुछ उन्होंने कहा है उसके आधार पर क्या सच्चाई है। हाईकोर्ट के कहने पर बाकायदा टीम जाती है हॉस्पिटल, उसी जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में। वहाँ जाकर बाकायदा पूरे सीन को रिक्रिएट करती है। जिस बेड पे मदन सिंह लेटे थे उस बेड पे किसी को और लेटाया जाता है। मदन सिंह की मां जहाँ उन्होंने बयान में बताया था कि खड़ी थी वो वहाँ होती है। हमलावर किस रास्ते से आए, किधर से उन्होंने गोली चलाई, ये सारी चीज़ें पूरी रिक्रिएट हुई। इसके बाद अदालत में रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट में ये था कि जिस जगह से माँ बता रही हैं कि गोली चली है वहाँ से गोली चलने की उम्मीद कम थी, इस तरीके से आना भागना मुमकिन नहीं था। तो एक तरह से मदन सिंह की माँ के पूरे बयान को ही झूठा करार दे दिया गया और इस रिपोर्ट में बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। और इस बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर 2004 में सेशन कोर्ट ने सभी आरोपियों को, जो मदन सिंह के कत्ल के आरोपी थे, जिसमें एमएलए, पार्षद, उनके दोस्त, उन सभी को बरी कर दिया। यानी मदन सिंह का कत्ल किसने किया ये नहीं मालूम 2004 में। तो जब ये कोर्ट का फैसला आया तो मदन सिंह के परिवार वालों ने फिर हाई कोर्ट का रुख किया और वहाँ इसको चैलेंज किया, सेशन कोर्ट या इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को 2004 में। आज हम 2023 में हैं, मतलब करीब 19 साल हो गए। हाई कोर्ट में ये केस आज भी पेंडिंग है। 2004 के उस फैसले पर हाई कोर्ट का आज भी फैसला नहीं आया। उसका इंतज़ार हो रहा है कि वो फैसला कब आएगा। तो 19 साल हो गए, कोर्ट ने बरी कर दिया। इधर वक्त बीतता गया। मदन सिंह के दोनों बेटे धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप अब बड़े हो रहे थे। जब ये 18 साल के हुए तो 18 साल की उम्र में इन्होंने कहा कि चूँकि दादी बार बार याद दिला रही कि अपने बाप की मौत का बदला लेना है, और इसी के बाद इन्होंने मौत का बदला लेने के लिए एक तरीका सोचना शुरू किया। 18 साल की जब इनकी उम्र हुई और उस हादसे को करीब 10 साल बीत गए, यानी ये 98 की बात थी, 2008 आ गया। 2008 में इन्होंने एक इसमें जो एक्यूज थे, उसका नाम शिव हरे, उस पर घात लगाकर हमला किया दोनों भाइयों ने। उसके हाथ पैर भी टूट गए और इस हमले के कुछ दिन बाद उसकी मौत भी हो गई। इसके बाद फिर इन दोनों भाइयों ने एक मौका देखा एक बार, और अजमेर के कॉलेज के ही सामने एक रेस्टोरेंट के बाहर ये जो विधायक थे डॉक्टर राजकुमार जयपाल और स्वाई सिंह, जो एक्स काउंसलर, और एक दो और साथी, उनके ऊपर फायरिंग की गोली चलाई, लेकिन दोनों बच गए। हालांकि इसके बाद इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, मदन सिंह के बेटे को, यानी धर्मेंद्र प्रताप और सूर्य प्रताप। इनको अदालत में पेश किया गया, लेकिन चूंकि वो दोनों बच गए थे इसलिए इन दोनों भाइयों को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। अब ये ज़मानत पर बाहर आए और बाहर आने के बाद अब फिर मौके की तलाश में लगे रहे। इधर इन हमलों के बाद जो आरोपी थे मदन सिंह के कत्ल के, उन्हें भी एहसास हो चुका था कि अब मदन सिंह के दोनों बेटे जो हैं वो बदला लेने की फिराक में हैं, और उन्होंने कसम खाई है कि वो अपने बाप की मौत का बदला लेंगे। तो उनकी अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी, और उन्होंने खुद भी जब भी निकलते तो बहुत सोच समझ कर निकलते, संभल कर निकलते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, करीब 30 साल बीत गए। 92 का ये मामला था। अब इनमें से जो काउंसलर था एक सवाई सिंह, उसके बेटे की शादी 15 जनवरी को होनी थी। इसी शादी के सिलसिले में वो आसपास के इलाकों में कार्ड बांटने के लिए घूम रहा था। नागौर गया, फिर इधर गया, और ये शादी और शादी के कार्ड बांटने की खबर जो इन दोनों भाइयों को लग गई, मतलब धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप को। तो मदन सिंह के इन दोनों बेटों को ये खबर मिली। इसी के बाद उन्होंने कहा ये अच्छा मौका है, शादी का माहौल होगा, कोई ना कोई चांस ज़रूर मिलेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि इस बार, चूँकि एक बार ये हमला कर चुके थे, तो इस बार कोई मौका न चूके, इसके लिए बाकायदा इन्होंने अजमेर के एक क्रिमिनल को कांटेक्ट किया और कहा कि हमें कुछ शूटर चाहिए। उस क्रिमिनल ने इन दोनों को भरतपुर के 2 शूटर से मिलवाया। दोनों शूटर से वो मिले, उनको लेकर अजमेर लेकर आए। अजमेर में बाकायदा इन तमाम आरोपियों की रैकी कराई, जिसमें स्वाई सिंह भी और
ये बताया कि ये कब कब कहाँ कहाँ होंगे, तस्वीरें भी दी। और फिर उसके बाद तभी इन्हें पता चला कि कार्ड बांटने के लिए 7 जनवरी को सवाई सिंह अजमेर से बाहर निकल रहा है। उन्हें ये भी पता चला कि वो वापसी में जो पुष्कर में एक रिजॉर्ट है, उसको पुराना जानने वाला है, तो वो वहाँ पे दोपहर का खाना खाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो शूटर और ये जो इनमें से दोनों भाई ये वहाँ पहुँचते हैं और पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं। इनमें ऐसा कि एक भाई खुद गोली मारेगा। उसके बाद सवाई प्रताप सिंह अपने एक साथी के साथ आता है, वहाँ कार से उतरता है। जैसे उतरता है, शूटर भी मौजूद थे, चूकना था नहीं। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोली चलाने के बाद इनमें से एक भाई ने गोली मारी। दोनों शूटर का काम हो गया था, उन्हें लगा कि अब बचेगा नहीं और दोनों वहाँ से निकल लिए। लेकिन वो भाई वहीं खड़ा रहा और गोली मारने के बाद चिल्लाता है, चीखता है और ज़ोर से कहता है कि मैंने अपनी बाप की मौत का बदला ले लिया है। थोड़ी देर के बाद फिर वो पकड़ा जाता है। इस कत्ल की खबर फ़ौरन दूर दूर तक फैलती है। फिर पुलिस आती है, पूछताछ होती है और अंदाज़ा पहले से था कि 30 साल से 2 भाई अपने बाप के मौत की बदला लेने की फिराक में हैं और उनमें से एक ने ये काम कर दिया। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जैसी ये खबर फैली तो अब मदन सिंह के कत्ल के बाकी जो जिंदा आरोपी, जिसमें एक वो विधायक, वो और बाकी जो 1-2 आरोपी, अब उन तक ये बात पहुंची। फ़ौरन उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई क्योंकि उनकी अब जान को खतरा है। इधर परिवार का कहना है कि किस तरह से एक खबर की सच्चाई को सामने लाने की सज़ा दी गई उनके फैमिली के मेंबर मदन सिंह को, और पुलिस और कानून ने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टे आरोपियों का सपोर्ट किया, साथ दिया, उनके खिलाफ केस तैयार नहीं किया ढंग से, अदालत से वो बरी हो गए। तो और कोई रास्ता बचा नहीं बदला लेने के अलावा। तो अभी भी ये कहानी कहाँ ख़त्म होगी नहीं मालूम। 30 साल से ज़्यादा हो गए, क्योंकि अब रंजिश का ये जो पूरा आपसी चल रहा है अभी तक, तो कौन किस पे पलटवार करेगा नहीं मालूम। लेकिन जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।